बीजेपी एक बार फिर से अपने सम्मेलन शुरू करने जा रही है। गढ़वाल संभाग का अनुसूचित जाति का सम्मेलन देहरादून में आज होगा, जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का जो उद्घाटन है प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम करेंगे और इसके बाद बताया जा रहा है कि 12 तारीख से विकसित भारत यात्रा में सांसदों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है, जिसमें 5-5 दिन क्षेत्रों में सांसदों को प्रवास करना होगा। 16 तारीख से बीजेपी कुमाऊं में सम्मेलन की शुरुआत करेगी, जिसमें सिख समुदाय के साथ सम्मेलन होगा। तो 16 दिसंबर से कुमाऊं में सम्मेलन होगा, उसकी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। कुमाऊं में सिख समुदाय का ये सम्मेलन होना है। तो गढ़वाल संभाग के अगर बात करें तो सम्मेलन की शुरुआत होगी और 16 दिसंबर से बताया जा रहा है कि सम्मेलन की शुरुआत होगी। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और दून में अनुसूचित जाति सम्मेलन जो है वो देखने को मिलेगा। देहरादून लिए चलते सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, जरा बताइए, क्योंकि 16 दिसंबर से कुमाऊं का ये सम्मेलन जो है वो शुरू हो जाएगा और देखा ये जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। बिल्कुल चांदनी, अब क्योंकि कुछ महीने का ही वक्त बचा है और ये माना जा रहा है कि फरवरी में आचार संहिता लगेगी लोकसभा चुनाव को लेकर, तो अब जो भी समय राज्य में बीजेपी के पास है, 5 सीटें यहाँ पर लोकसभा की हैं, उन सभी को लेकर ये तैयारी की जाए। ये सम्मेलन दरअसल जो सिलक्यारा टनल का जो घटना घटी थी उससे पहले ये हो रहे थे, दीपावली के तुरंत बाद, लेकिन सिलक्यारा की घटना होने की वजह से इस सम्मेलन को टाला गया था उस वक्त पर और सांसदों के दौरे को भी। अब आज इसकी शुरुआत देहरादून से हो रही है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनुसूचित जाति सम्मेलन की आज शुरुआत यहां पे करेंगे। उसके बाद सांसद सभी लोकसभा अपने अपने क्षेत्रों में 5-5 दिन का ये दौरा करेंगे, प्रवास करेंगे और उसके बाद 16 तारीख को सम्मेलन फिर हल्द्वानी में होना है, खासतौर पर जिसको कुमाऊं के लिए तय किया गया है कि वहां पर भी एक सम्मेलन हो रहा है। वहां पर सिख समुदाय के साथ भी, युवाओं के साथ भी एक सम्मेलन की तैयारी वहां पर की गई है। तो ओवरऑल जो बीजेपी की तैयारियां अब लोकसभा चुनाव को लेकर है और क्योंकि अब इन्वेस्टर समिट यहां पर कंप्लीट हो चुकी है, सिलक्यारा टनल का भी पूरा जो मामला था वो खत्म हो चुका है, तो अब बीजेपी का पूरा फोकस फिलहाल अब लोकसभा चुनाव को लेकर है और साल खत्म होने को है और 2024 की शुरुआत के साथ ही बीजेपी चाहती है कि पूरी तरीके से 5 लोकसभा सीटों पर तैयारी पूरी हो। चांदनी, बिल्कुल, और यही देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस सम्मेलन की शुरुआत होगी। हालांकि ये भी अनुसूचित जाति को पूरी तरीके से साधने के लिए जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं। अब बिल्कुल चांदनी, क्योंकि अभी हमने चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना हो तो उनका यह कहना था कि हम जाति वर्ग को लेकर इस तरीके से भेदभाव नहीं करते, सिर्फ एक जाति, एक गरीबी खत्म होनी चाहिए। लेकिन जहां तक बात की जाए उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो दलित वोट जो है, खासतौर SC ST जो वोट है, उसको कैसे बीजेपी को कैप्चर करना है, खासतौर पर चाहे वो मैदान में हो या पहाड़ में हो। उसे कांग्रेस का एक पारंपरिक वोट माना जाता है, लेकिन बीजेपी की कोशिश अब उस वर्ग को भी अपने साथ लेकर आने की है ताकि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें जो जीत का अंतर हो उसे और बड़ा किया जा सके, वोट शेयर पार्टी अपना बढ़ा सके। तो यही सब तय करते और इसी को फोकस करते हुए ये सारे स्टेप यहां पर बीजेपी उठा रही है। बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बैक टू बैक उत्तराखंड दौरे से प्रदेश बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर फ्रंट फुट पर आ गई है। अब पार्टी नेताओं की समझ में आ गया है कि लोकसभा चुनाव में रोजगार ही मुख्य एजेंडा होगा। बीजेपी नेता अब लोकसभा चुनाव को लेकर नए जोश में हैं। पार्टी नेताओं को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से लोकसभा चुनाव की पिच मिल गई है। इन्वेस्टर समिट के बाद रोजगार का मुद्दा बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है, जिसकी शुरुआत पार्टी फर्स्ट टाइम वोटर के बीच में रोजगार के मुद्दे के साथ करेगी। युवा मोर्चा की टीम इसके लिए तैयार की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने वर्चुअल मीटिंग में इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। अब उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो रोजगार का ही है और उत्तराखंड का युवा भी जान चुका है कि उत्तराखंड की सरकारी नौकरियां सीमित है। जानता हूं कि मेरे यहाँ का उत्तराखंड का जो नौजवान है वो दूसरे राज्यों में जाकर होटलों में, बहुत से स्थानों पर छोटे मोटे जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े व्यवसाय है उनमें नौकरी करता है, वो उनको अपने राज्य के अंदर वो सब प्रकार की नौकरियां मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। वहीं बीजेपी विधायकों का कहना है कि आज यूथ समझ चुका है कि सरकार रोजगार के लिए नए नए कदम उठा रही है और हम जनता के बीच उन मुद्दों को लेकर जाएंगे। देखिए, इन्वेस्टर जो समिट है
और रोजगार को दृष्टिकोण करके ही किया है। जब यहाँ पर उद्योग आएंगे तो निश्चित तौर पर जहाँ पर उद्योग लगेंगे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड में बेरोजगारी हमेशा से ही मुद्दा रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर समिट के इवेंट के बाद पार्टी ने भी इसे समझते हुए फर्स्ट टाइम वोटर के बीच जाने की तैयारी कर ली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। रामनगर के आसपास बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग खौफ में हैं। वहीं बाघ के हमले में घायल हाथी डगर के अंकित के इलाज और बाघ के हमले में मारी गई अनीता देवी के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा देने की मांग को लेकर लोग फिर से प्रदर्शन करेंगे। बीते शनिवार को भी लोगों ने बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग के साथ घायल अंकित का इलाज वन विभाग द्वारा करवाए जाने की भी मांग की है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। और रामनगर से सहयोगी गोविंद पाटनी हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, जरा बताइए, बाघ का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, स्थानीय लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जो है वन्य जीवों की संख्या बढ़ी है, जिसका असर पिथौरागढ़ से लेकर टिहरी और रामनगर सब जगह देखा जा रहा है। पिथौरागढ़ में एक और जहां गुलदार के लिए झाड़ी कटान साफ सफाई का काम किया जाने की बात की जा रही है, वहीं कॉलर ट्यून लगाने की बात की जा रही है, लाइटिंग करने की बात की जा रही है। गुलदार का आतंक टिहरी में भी देखने को मिल रहा है। वहां भी ये कहा जा रहा है कि वन विभाग उनकी बातों में ध्यान नहीं दे रहा है, और वही कंडीशन रामनगर में भी देखने को मिल रही है कि विभाग यहाँ हालांकि एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद वो सब नहीं कर पा रहा है जो उसके पास संसाधन मौजूद होने के बाद भी होना चाहिए था काम। अब स्थिति ये आ गई है कि लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। अब अगला आंदोलन 14 दिसंबर को ढेला गेट बंद करने को लेकर के है, जिसको लेकर के ये आंदोलन किया जाएगा। इसमें ये कहना है लोगों का कि जो अंकित है, घायल है, उसके इलाज में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। उसके इलाज के लिए विभाग जो है पूरा पैसा दे, और साथ में जो मृतक जो 2 महिलाएं जिनको बाघ ने अपना निवाला बनाया था, उनके परिजन को 25-25 लाख रुपया दें। इसके लिए देखिए, इसमें हो ये रहा है कि जब वो ढेला गेट बंद करते हैं तो उसमें पर्यटकों को सफर करना पड़ता है, पर्यटकों को कई घंटे तक बैठना पड़ता है वहां पर। उसके बाद जो है उन्हें कभी जाने दिया जाता है, कभी नहीं जाने दिया जाता है। ऐसी स्थितियां पर्यटन के लिए अनुकूल नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून की ज्वेलरी शोरूम डकैती कांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। डकैती की योजना में शामिल आरोपी चंदन कुमार पासवान को गिरफ्तार किया गया है। चंदन ने ही बदमाशों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की थी। वारदात से पहले आरोपी चंदन सेलाकुई में एक किराए के कमरे में 10 दिन तक रह रहा था और अपनी पहचान छिपाकर देहरादून जेल में अपने साथियों से मिलने आया था। डकैती कांड में अभी तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। देहरादून में हुई ज्वेलर्स शोरूम में डकैती मामले का मुख्य सरगना सुबोध फिलहाल बी वारंट पर महाराष्ट्र की पुलिस हिरासत में है, जिसको देहरादून पुलिस बी वारंट पर देहरादून लाने की तैयारियों में है, जिसके लिए पुलिस जल्द कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करेगी और अब महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर आरोपी से पूछताछ करेगी। आपको बताते चले, सुबोध बिहार जेल से अपना नेटवर्क चला रहा था। पुलिस का कहना है कि गैंग ने अभी तक देश के अलग अलग राज्यों में करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत का 175 किलो सोना लूटा है। सुबोध जेल से ही रणनीति तैयार करता है और अपने गुर्गों की मदद से लूट और डकैती की घटना को अंजाम देता है। पिथौरागढ़ में सेना और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के आसार कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। पारंपरिक रास्तों को लेकर गहरा विवाद अब प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों से मिलती है। चीन और नेपाल से सटे इस जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। मुख्यालय से लेकर लिपुलेख बॉर्डर तक सेना की छावनियां मौजूद हैं। लेकिन अब जहां भी सेना है, वहां स्थानीय लोगों के साथ विवाद लगातार गहरा रहा है। मुख्यालय से सटे 22 गांवों का रास्ता बंद होने से हजारों की आबादी को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हालात तो ये है कि ग्रामीणों को अपने ही खेत खलियान और मंदिरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। आज सेना ने ऐसी हालत कर दी है कि जो पैमाइशी रास्ते थे, जिससे लगातार गाय को चराने के लिए, खेती बाड़ी के लिए लोग अपना जाते थे,
आज फौज ने वो सारे बंद कर दिए हैं। अगर सिविलियन के कारण अगर आर्मी को कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उनको जो है वन टाइम सेटलमेंट करके उनको दूसरी जगह बैठा दिया जाए। अन्यथा भाई यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पहले बसे हैं, आर्मी बाद में बैठी है, तो आर्मी उसके जब वहाँ पर जगह ले लेती तो उसके बाद वो रास्ता बंद कर देती। आर्मी कहती कि आपका रास्ता नहीं है। असल में सेना जिन रास्तों पर अपना हक जताती है उन पर ग्रामीण सदियों से आवाजाही करते आ रहे हैं। बावजूद इसके बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। हालात तो ये है कि प्रशासन के दखल देने के बाद भी सेना के अधिकारी टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहे। विवाद को सुलझाने के लिए कई दफा प्रशासन की टीम मौके पर जा चुकी है, लेकिन सेना के अधिकारी हर बार नदारद ही रहते हैं, जिससे प्रशासन के सामने भी अब लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ रही है। और इस रास्ते को जो है वो जमाने से प्रयोग करते आ रहे हैं और वो रास्ता ऐसा है कि आगे करीब 20 गाँव को और आगे जोड़ता है। उस रास्ते को बंद होने से लोगों में बहुत ही आक्रोश है, जो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है। चीन और नेपाल से घिरे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा तंत्र की मौजूदगी बेहद जरूरी है। यही नहीं, सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना को जमीन की जरूरत भी है। ऐसे में बेहतर यही है कि सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों की दिक्कतों का भी हल निकाला जाए, ताकि ग्रामीणों को भी सेना को जमीन देने का पछतावा न हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के रानीखेत में एक लड़के ने एक नाबालिग लड़की से रेप किया। बताया जा रहा है कि बैताल घाट के रहने वाले हिमांशु की लड़की से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। उसने लड़की को धोखे से बुलाकर रेप किया और लड़की के परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एक दौर में नैनीताल के माल रोड में शान की सवारी अब इतिहास हो जाएगी। पहले हाथ रिक्शे और अब हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद पैडल रिक्शे भी अतीत के पन्नों में सिमटने जा रहे हैं। नैनीताल के माल रोड पर फर्राटा भरते ये पैडल रिक्शा अब अतीत के पन्नों में सिमटने जा रहे हैं। आम शहरी की ये शान की सवारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद धीरे धीरे हट जाएगी। ये रिक्शे खास इसलिए भी हैं कि कभी दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, कादर खान तो इंदिरा गांधी समेत कई सेलिब्रिटीज इनकी सवारी कर नैनीताल के खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा चुके हैं। हालांकि अब इनको हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो ई रिक्शा को प्रमोट करने वाली बात है उस पर काम चल रहा है। परिवहन विभाग भी इस चीज़ को काम कर रहा है। लोगों को भी लगातार मोटिवेट करा जा रहा है कि वो मैनुअल जो रिक्शा हैं उसको छोड़कर ई रिक्शा या अन्य इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को अपनाएं। हमारा तो जो कुछ भी था पहले पैडल रिक्शा ही था, क्योंकि हमने उससे अपने बाल बच्चे पाले पोसे जो भी किया। अब हम उसको चलाने के लिए इतना वो नहीं है कि खींचना पड़ता है। तो जो ये बैटरी आ गई है, बैटरी की वजह से हमको जरा सा ऐसा है आसानी है कि चलाने में कोई ताकत नहीं और कुछ कमाई में भी कुछ फर्क है। साल 1858 में नैनीताल में आवाजाही के लिए हाथ रिक्शा था, जिनको हटाकर 1921 में पैडल रिक्शा का प्रचलन बढ़ा, जिनका अधिकार सिर्फ पालिका के पास होता था। पैडल रिक्शा का किराया 2 आने हुआ करता था, जो अब 20 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन अब पैडल रिक्शा की जगह ई रिक्शा लेने जा रहा है। हालांकि स्थानीय इन रिक्शों को टूरिस्ट की यादों के लिए रखने की मांग कर रहे हैं। और 1942 में नगर पालिका ने नैनीताल माल रोड में पैडल रिक्शा चलाने की आज्ञा दी और ये पहला यांत्रिक विधिवत यांत्रिक यातायात। समय के साथ बदलाव तो कुछ जरूरी है, पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कुछ बैलेंस चलना चाहिए थोड़ा बहुत। क्योंकि जैसे रिक्शे ठीक है, ऑटोज आपके चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो हाथ के रिक्शे की सिग्निफिकेंस है वो कहीं ना कहीं रहनी चाहिए। तो कुछ न कुछ रिक्शे तो मुझे लगता है कि बहरहाल वक्त का पहिया इन रिक्शों के चक्र को रोक रहा है, लेकिन इनका दौर भी ऐतिहासिक रहा है। अब ये माल रोड की शान की सवारी अतीत के पन्नों में सिमट जाएगी, लेकिन इनकी यादें लोगों के जहन में ऐसे ही बनी रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया है। सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड नाम की विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में कई विधायक और मंत्री भी शामिल हुए। विकास पुस्तिका में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का विवरण भी दिया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने इन्वेस्टर समिट के सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद भी दिया है। सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड के विमोचन अवसर पर मैं सभी विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि इस पुस्तिका का यहां पर आज विमोचन हुआ है। और निश्चित रूप से इसके माध्यम से सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक ले जाया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। धामी कैबिनेट में लंबे समय से खाली चल रहे 4 पद जल्द भर सकते हैं। संगठन और सरकार ने इस पर सहमति दे दी है। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विधायकों को सब्र रखने को कहा है। प्रदेश में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चा शुरू हो गई है। धामी कैबिनेट में खाली पड़े 4 पद जल्द भर सकते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और ओबीसी कोटे से एक विधायक को मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है। पहले सिलक्यारा टनल ऑपरेशन, फिर इन्वेस्टर समिट के चलते मंत्रिमंडल विस्तार का मामला ठंडा पड़ा रहा। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव करीब है, तो उससे पहले कई विधायक भी चाहते हैं कि कैबिनेट एक्सटेंशन हो जाए। नहीं, जरूरी है कि कैबिनेट विस्तार होगा और होना चाहिए और समय पे हो जाना चाहिए, ताकि जो जिनको विभाग मिलेंगे उन लोगों को जो है काम करने का समय मिलेगा, अपने विभाग को समझने का समय मिलेगा। तो कुल मिलाकर के काम तो रुकता नहीं, काम तो चल ही रहा है, किंतु जो डिजर्व करता है और जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है वो तो मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। इसको मुझे लगता है कि जल्दी मुख्यमंत्री इसमें विचार करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मुख्यमंत्री से भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो गई है, सबको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। जहाँ तक मंत्रिपरिषद का विषय है, मंत्रिपरिषद के विषय में मुझे लगता है कि एक बार अभी राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति आने की देरी है, जैसी आती है उसको हम करेंगे। आप लोग तो बात कर रहे होंगे, मुख्यमंत्री साहब ने इस पर बात की? बात हो गई है, इसलिए तो कह रहा हूँ, जब बात हुई तब आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। यानी साफ है कि केंद्र का ग्रीन सिग्नल मिलते ही प्रदेश में पिछले 2 साल से खाली पड़े मंत्री पद जल्द भर सकते हैं, क्योंकि अंदर खाने कैबिनेट एक्सटेंशन का मसला कई नेताओं की बेचैनी बढ़ा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। हिमालयी क्षेत्रों में जड़ी बूटी समेत कई प्रजातियां हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी वनस्पतियों की सैकड़ों प्रजातियों पर संकट आ गया है। अब जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान इन्हें बचाने के लिए रिसर्च कर रहा है। जलवायु परिवर्तन का अब सीधा असर हिमालयी वनस्पतियों पर भी पड़ने लगा है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान के एक अध्ययन में पाया गया है कि 436 प्रजातियां संकट में हैं। अगर इन्हें जल्द ही नहीं बचाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये प्रजातियां हिमालयी क्षेत्र में मिलेंगी ही नहीं। जड़ी बूटी में तिमूर, टेक्साल, उतीस, जटामासी, कूट जैसी प्रजातियों पर अध्ययन में असर देखा जा रहा है। तो हिमालयन क्षेत्र में करीब 456 जो प्रजातियां हैं वो विभिन्न प्रकार के खतरों की कैटेगरी में आती हैं, जो थ्रेट स्टेटस होता है उसमें आ रही हैं। तो वो 456 प्रजातियां जो हिमालय में हैं वो उन पे काफ़ी खतरा है। वो या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से या ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वो घटती जा रही हैं। तो उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमारा जो संस्थान है काफ़ी काम कर रहा है। गंभीर अध्ययन के बाद संस्थान इन प्रजातियों को बचाने के लिए पौध बैंक बनाने में जुटा है। कालाबासा, कुरी समेत कई विदेशी प्रजातियों के असर से भी हिमालयी प्रजातियों पर असर पड़ा है। कि जो हमारी यहाँ की मूल प्रजातियाँ नहीं हैं, उनके ऊपर जो बाहर से आ गई जो प्रजातियाँ हैं उनका असर भी बहुत देखने को मिल रहा है। वो जो बाहर की जो विदेशी प्रजातियाँ ही मैं उनको बोलूँगा, वो हिमालयी इकोसिस्टम में आके
और जो यहाँ का हमारा प्राकृतिक मूल जो फ्लोरा है, मूल वनस्पतिक प्रजातियां हैं, उनके प्राकृतिक अधिवासों को कैप्चर करके उनको वहां से हटा रही है। अब देखना होगा कि इस जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के सामने संस्थान क्या उपाय लाता है ताकि संकट में आई प्रजातियों को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। देहरादून के दून अस्पताल में जाकर सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानी चिंदबिया लाल से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, साथ ही उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित अखाड़े से 80 साल के संत पवित्र दास लापता हो गए हैं। बीते 5 दिसंबर से संत लापता है, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। रुद्रप्रयाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सीधे पीएम मोदी से संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने केंद्र की योजनाओं की सफल बनाने की शपथ ली है। विकासनगर के चौहान अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई हैं, साथ ही परामर्श भी दिया गया है। बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए नैनीताल में टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसके बाद सभी विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया है। हरिद्वार में एसडीएम ने ओवरलोड और बिना खनन के सामग्री ढो रहे 6 डंपरों को सीज कर दिया है। एसडीएम ने यह कार्रवाई हरिद्वार लक्सर रोड पर की है। रुद्रप्रयाग में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का अगस्त मुनि खेल मैदान में शुभारंभ किया गया है, जिसमें विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिया गया है। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के अधिकारों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है। पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला थाने में स्मार्ट बारह की शुरुआत की गई है। पौड़ी के एसएसपी श्वेता चौबे ने स्मार्ट बारह का उद्घाटन किया। रुड़की के रोटरी क्लब द्वारा दिव्यांगों के लिए 3 दिन का एक निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें 100 से अधिक दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाए गए हैं।